We are starting off with the concept of Caro 2020. ठीक है. Now, pay very careful attention to this point because definitely there will be questions on Caro 2020 in your paper. ठीक है. First of all, is the audio proper to everybody? There are basically two parts to Caro 2020. ठीक है. दो पार्ट्स में हमें कारो को समझना पड़ेगा. फर्स्ट इज द एप्लीकेबिलिटी एंड सेकंड इज द एक्चुअल क्लॉजेस. मैं इन क्लॉजेस को ना बेसिकली बुलाता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स. मैं इनको क्या बुलाता हूँ? क्वेश्चन एंड आंसर्स. गॉट इट. एग्जाम में तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा कारो का वो या तो एप्लीकेबिलिटी के ऊपर होगा या तो क्लॉजेस के ऊपर होगा. इतना क्लियर है? सर कारो 2020 में कितने क्लॉजेस हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस हैं? लेट्स अंडरस्टैंड. कारो 2020 के अंदर कुल मिला के टोटल 21 क्लॉजेस हैं. कितने क्लॉज है बच्चों? 21 क्लॉजेस है, 21 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ऑडिटर को देने होते हैं. ठीक है. सर कारो का फुल फॉर्म क्या है? कारो का फुल फॉर्म है कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर. आर यू क्लियर विद दैट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कारो? इट इज कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर. ठीक है. नाउ दिस इज एन अमेंडमेंट. लास्ट ईयर तक हमारे पास कारो 2016 अप्लाई होता था. कारो 2020 ये साल से एप्लीकेबल है. नाउ अंडरस्टैंड, ये साल मतलब कौन सा साल? जिस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अभी है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये एप्लीकेबल है. ठीक है. इसका मैं तुम लोगों को एक बार एप्लीकेबिलिटी नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ. लेट्स लुक एट द एप्लीकेबिलिटी नोटिफिकेशन वंस. आ गई जी स्क्रीन, दिख रही है तुम लोगों को? कैन यू सी द स्क्रीन? ये इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट दिख रहा है. ना एज यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पे अटेंशन ना. नाउ सर आप ये इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट का नोटिफिकेशन है ये क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज दीज आर द बेसिक पॉइंट्स. अब क्या है ना, बच्चा कारो पढ़ते पढ़ते बैठेगा तो वो बेसिकली पूरे उसके अंदर कंफ्यूज हो जाएगा. तो जब तक तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है कि कब से एप्लीकेबल है, क्या है कारो, जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तब तक आई कैन नॉट बिल्ड द एंटायर बिल्डिंग. ठीक है. नाउ सी यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्दर एक्सटेंशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो बाय 1 ईयर दैट इज अप टू 1 अप्रैल 2021. मतलब क्या? सी, 100 बात की एक बात. कारो 2020 will be applicable from the financial year 21-22 and onwards. मतलब क्या? ये करंट फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम लोग हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कारो एप्लीकेबल है. ठीक है. एंड दैट इज द मेन रीजन वाई जब तक कोई नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब तक फाइनेंशियल ईयर 2022 नहीं बनते, तब तक प्रैक्टिकली तुम्हें कारो 2020 की कोई रिपोर्ट मिलने वाली नहीं है. सी, इफ यू रिमेंबर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री जो हम ऑडिट में पढ़ते थे, ठीक है, आज ये तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, बराबर है. पूरे साल ट्रांजैक्शन हो रहा है, अकाउंटिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, अकाउंटिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, अकाउंटिंग हो रही है. इसके बाद तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे प्लस ऑडिट होने वाला है, राइट. और ऑडिट होने के बाद तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी. ठीक है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज कारो? कारो इज एन एनेक्स्चर टू द ऑडिट रिपोर्ट. तो जब तक भाई फाइनेंशियल ही रेडी नहीं होते हैं, तब तक ऑडिट कैसे होने वाला है? जब तक ऑडिट नहीं होगा तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगी, और ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगा तो ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्स्चर कैसे बनेगा? तो इसीलिए पहली बात तो ये समझ में आया कि क्यों प्रैक्टिकली तुम लोग कारो 2020 का कोई भी डॉक्यूमेंट तुम्हें नहीं मिलने वाला बनाया हुआ ऑडिटर से, बिकॉज अभी वो बन रहा है. पहली बात तो ये फंडा क्लियर है. Yes. और Yes. ओके, इसीलिए तुम्हें जो भी कारो दिखने वाला है ना, तुम जो भी आज गूगल पे जो फाइनेंशियल उठा लो, सारे के सारे ऑडिट रिपोर्ट में ना तुम्हें दिखने वाला है कारो 2016. जो पुराना वाला था, वो पुराना कारो जो था ना, वो तुम्हें दिख जाएगा.
लेकिन नया वाला दिखने वाला नहीं है। ये एक्चुअली अप्लाई होने वाला था फाइनेंशियल ईयर 2021 से, बराबर ना, इसीलिए कारो 2020 नाम है ना यार, इसलिए। लेकिन क्या हुआ, कोविड के होने की वजह से गवर्नमेंट ने डिफर करा दिया था, एंड वो एक्चुअली अब अप्लाई हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई हो रहा है। क्योंकि ये सारी छोटी मोटी चीजों में एमसीक्यू में आ सकती है भाई, कि कारो कब से अप्लाई होने वाला है, कौन से फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट इज द हिस्ट्री बिहाइंड कारो क्लियर टू योर? हिस्ट्री क्लियर हो गई? Yes, sir. और ओके, नाउ एक चीज जो मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सर कारो एज एन एनेक्स्चर तो लगता है, विच इज अ क्वेश्चन आंसर, बराबर ना। तो वो कौन से सेट ऑफ फाइनेंशियल पे लगता है? एसएफएस के भी, सीएफएस पे। नाउ पे अटेंशन टू दिस वेरी केयरफुली, ध्यान सुनना। तुम जानते हो होल्डिंग कंपनी ऊपर है, सब्सिडरी कंपनी नीचे होती है, बराबर ना। अब होल्डिंग कंपनी इज गोइंग टू प्रिपेयर टू सेट ऑफ फाइनेंशियल, बराबर है, एक होगा सीएफएस और एक होगा एसएफएस। लेकिन सब्सिडरी कंपनी क्या ना इसे सिर्फ एसएफएस बनाएगी बच्चों, बराबर है। नाउ याद रखना, जो तुम्हारा कारो 2020 है, उसके अंदर बेसिकली 21 क्लॉजेज है ना। तो आउट ऑफ द 21, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आउट ऑफ द 21 क्लॉजेज, 20 clauses apply on SFS, and only one clause which is the 21st clause, वो अप्लाई होता है सीएफएस पे। सिमिलरली आज सब्सिडरी कंपनी के ऊपर भी कारो लगेगा, ठीक है, तो उनके भी 20 क्लॉज, उनको आंसर करने पड़ेंगे ऑडिटर को 20 क्लॉजेस पे। 21st वाले क्लॉज पे सब्सिडरी के ऑडिटर को आंसर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को आंसर करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सब्सिडरी का ऑडिटर अगर एग्जाम्पल लेते हैं केपीएमजी है, और होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर जो है वो ईवाई है, बराबर ना। तो बच्चों जाहिर सी बात है, केपीएमजी सब्सिडरी कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल बनाएगा। तो अगर अगर उसका सब्सिडरी कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई हो रहा है, और अगर वो एसएफएस बना रहे, ठीक है, और अगर वो एसएफएस जो बना रहे और एसएफएस के अंदर ऑडिट रिपोर्ट लगेगी, ऑडिट रिपोर्ट के बाद कारो लगेगा, तो ऐसे केस में उनको 20 क्लॉज का आंसर देना है। लेकिन अगर ईवाई रहेगा तो ईवाई को सीएफएस जब होल्डिंग कंपनी बनाएगी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में केवल एक क्लॉज जाएगा कारो का, और इस होल्डिंग कंपनी के एसएफएस में ऑडिट रिपोर्ट के साथ में 20 क्लॉजेस के आंसर जाएंगे। ये क्राइटेरिया क्लियर हुआ तुम लोगों को कि कोई डाउट है इसमें? Got it. गॉट इट? सर क्या क्या कारो 2020 which is there will apply on all SFS, will apply on all CFS, will apply on all SFS, ऐसा है क्या? ना 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 ना, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना एप्लीकेबिलिटी, बराबर है, किस पे अप्लाई होने वाला है, किस पे अप्लाई नहीं होने वाला है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, होल्डिंग कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई ही नहीं होता है भाई। तो मुझे बताना ध्यान से, हाँ, अगर होल्डिंग कंपनी के ऊपर कारो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल बनाना पड़ेगा कि नहीं? Yes. बताओ भाई, फाइनेंशियल बनना पड़ेगा। वेरी गुड। होल्डिंग कंपनी को बच्चों, हाँ, होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल बनाना पड़ेगा, बराबर। होल्डिंग कंपनी को उस फाइनेंशियल का ऑडिट करना पड़ेगा क्या? बताओ, होल्डिंग Yes. कंपनी को उस फाइनेंशियल का ऑडिट करना पड़ेगा, यस और नो? यस। ऑडिटर को होल्डिंग कंपनी की ऑडिट करने का ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा कि नहीं? Yes. देना पड़ेगा। वेरी गुड। लेकिन मुझे बताओ, अगर होल्डिंग कंपनी में कारो अप्लाई नहीं होता है, तो ये 20 क्लॉज का क्वेश्चन आंसर का आंसर देना जरूरी है क्या? No. नहीं। यहाँ पे सीएफएस में आंसर आंसर का जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि No. कंपनी के ऊपर ही कारो अप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो उसके ऑडिटर को कारो का मगजमारी नहीं है। सिमिलरली मैं एग्जांपल लेते हैं सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी पे कारो अप्लाई हो रहा है, तो मुझे बताओ सब्सिडरी कंपनी फाइनेंशियल बनाएगी, Yes. सब्सिडरी कंपनी फाइनेंशियल का ऑडिट कराएगी, Yes. बराबर ना। ऑडिट कराने के बाद, जब वो लोग ऑडिट कराने वाले, तो ऑडिट करने के बाद ऑडिटर को 20 क्लॉज का आंसर देना पड़ेगा कि नहीं? Yes. समझ में आया? आई यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स लुक एट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, कि कौन सी कंपनी पे अप्लाई होता है और कौन सी कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है।
अभी ये एप्लीकेबिलिटी ना एग्जैक्टली सेम है फॉर कारो 2016। पहले जो एप्लीकेबिलिटी थी और अभी जो एप्लीकेबिलिटी है वो एग्जैक्टली सेम है। सर पुराने कारों में भी क्या 21 क्लॉजेस थे? नहीं, पहले 16 क्लॉज थे, लेकिन तुम्हें कारो 2016 को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखना है, तुम्हारे लिए 2020 ही अप्लीकेबल है। ठीक है, 2020 और 21 क्लॉजेस हैं। ठीक है, तो अभी हमें एप्लीकेबिलिटी समझनी पड़ेगी, कारो कौन सी कंपनीज को अप्लाई होता है। नाउ पे अटेंशन वेरी केयरफुली टू दिस। हाँ बच्चों, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? मैंने तुम्हें क्या बताया कि कारो 2016 और कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी पूरी सेम है कि अलग है? पूरी की पूरी सेम है, बराबर है। तो इसके लिए कैन आई सिंपली जस्ट सिंपली इरेज दिस एंड इसको मैं लिख सकता हूँ ना कारो 2020। ओके, इसको मैं कारो 2020 भी लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस पूरे सेम है। ओके, नाउ फ्रॉम एन एप्लीकेबिलिटी पर्सपेक्टिव पे वेरी, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम बच जाओगे। यू विल बी वेरी सेफ बिकॉज ये बहुत ईजी है। अगर ये आ गया पेपर में तो तुम्हारा आंसर तुम्हें झट से आ जाएगा। ठीक है ना? टर्न अंडरस्टैंड, कारो अप्लाई होता है सब पे, सारी कंपनीज पे। ठीक है, सिवाय कंपनीज दैट आर इन द नेगेटिव लिस्ट। क्या बोला मैंने? ये स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को? क्या लिखा मैंने? कारो की एप्लीकेबिलिटी, बराबर है। स्पेसिफाइड कंपनीज दैट आर इन द नेगेटिव लिस्ट, उनको कारो अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा ऑल अदर कंपनीज कारो अप्लाइज फॉर एसएफएस, बराबर ना? एंड बेसिकली अगर एंड प्लस क्लॉज नंबर 21 अप्लाई होगा, 21st क्लॉज अप्लाई होगा सीएफएस पे। समझ में आया फंडा? Yes, sir. एप्लीकेबिलिटी क्लियर? ओके, नाउ कारो कौन सी कंपनीज पे अप्लाई नहीं होता? लेट्स लुक एट द कंपनीज इन द नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, पे अटेंशन, बहुत सिंपल है। सबसे पहली कंपनी जिस पे कारो अप्लाई नहीं होता बच्चों, उसको बुलाते हैं बैंकिंग कंपनी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। इन बैंक्स के ऊपर बच्चों कारो 2020 अप्लाई नहीं होगा। नाउ यू में आस्क सर क्यों अप्लाई नहीं होता है? ठीक है, हमने जब ऑडिट ऑफ बैंक्स पढ़ा था उस समय हम वी लुक्ड एट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलएफएआर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, याद है? वी लुक्ड एट अ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे गिने इन अनगिनत रिपोर्ट्स, कारो तो एक कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ना, ऐसे तो अनगिनत रिपोर्ट्स बैंक के ऑडिटर को देने पड़ते हैं। तो तुम मुझे बताओ, अभी ऑलरेडी जब ऑडिटर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर का आंसर कर दे रहा है तो उसके ऊपर कारो क्यों अप्लाई करूंगा यार मैं? समझे? एंड प्लस कहना है बैंक्स आर हेवीली रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। समझ रहे हो? तो देयरफॉर इन पे कारो Yes. ट्वेंटी में अप्लाई नहीं किया। पहला फंडा समझा? कहना है सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी आईआरडी है ना इनके सर पे, बराबर है? तो इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिटर को भत्तेरे रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं, तो इसके लिए इनको कारो अप्लाई नहीं किया। फिर बच्चों तीनों को तो ये तीन कंपनी को तो बहुत सारे एग्जामेशन है, तुमने कंपनी में पढ़ा होगा। सेक्शन 8 कंपनी को कितने एग्जामेशन है, 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, सारे एग्जामेशन इनको है, बराबर ना? अरे भाई, तो अभी पता है ना स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। कितना है भाई? कैपिटल मैक्सिमम 20 करोड़ एंड तुम्हारा टर्नओवर मैक्सिमम 20 करोड़, याद है ना? ओके, देन यू बिकम अ स्मॉल कंपनी। तो ऐसे केस में अगर तुम इन पांच में फॉलो होते हो बच्चों, तो तुम्हें बजाओ, तुम अगर तुम्हारा एसएमएस बना रहे हो तो तुम्हारे ऑडिटर को कारो लगेगा क्या? No. No. बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ, अब तक ये फंडा क्लियर है? क्योंकि मुझे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अब तक का इतना फंडे में कोई डाउट है? बताओ। No, sir. क्लियर ना? ओके, हाँ, क्लियर हो गया ना? लेट्स गो अहेड। अब ध्यान सुनना, ये थोड़ा पेचीदा है। ये अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो एप्लीकेबिलिटी हो रहा, फिर एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गया। सुनो, मैं बुलाता हूँ लास्ट सेट ऑफ कंपनीज को गरीब प्राइवेट कंपनी। क्या बुलाता हूँ बच्चों? क्या बुलाते हैं हम लोगों की कंपनीज को? गरीब प्राइवेट कंपनी। क्या? Very bad. गरीब प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पेपर में ऐसे लिख के मत आना, गरीब प्राइवेट कंपनी।
गरीब प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उन पे कारो अप्लाई नहीं होता। और गरीब प्राइवेट कंपनी बनने के लिए तुम्हें 5 चीजें फुलफिल करनी पड़ेंगी तो तुम गरीब प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। फंडा क्लियर है? पहला फंडा, Yes. तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व शुड बी मैक्सिमम हाउ मच? शुड बी मैक्सिमम 1 करोड़। देख रहे हो क्या? अगर भैया मैं गरीब प्राइवेट कंपनी हूँ तो मेरा पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व कितना होना चाहिए बच्चों? मैक्स टू मैक्स 1 करोड़। कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 1 करोड़ एज ऑन 31 मार्च। ठीक है? पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व मैक्स 1 करोड़। ठीक है? एज ऑन 31 मार्च। क्लियर है? नाउ सर मेरी बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितनी होनी चाहिए? टोटल बोरोइंग्स मैक्स 1 करोड़। टोटल बोरोइंग्स मैक्स 1 करोड़, बट दिस इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब साल में अगर 1 मिनट के लिए भी मेरा टोटल लो बोरोइंग जो है, लोन प्लस इंटरेस्ट, अगर टोटल बोरोइंग जो है मेरी अगर 1 करोड़ 10 रुपए भी हो जाती है तो फिर भी मुझे अगले साल कारो अप्लाई हो जाएगा। समझे? तो बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम 1 करोड़ की है, तो भाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर देन आई एम नॉट अ गरीब। मतलब समझो ना, इमेजिन करो। लुक एट इट, एग्जांपल लेते हैं, ध्यान सुनना। ये टर्नओवर बता के तुम्हें समझाता हूँ मैं। टर्नओवर इंक्लूडिंग टर्नओवर फ्रॉम डिस्काउंट ऑपरेशंस कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10 करोड़। ठीक है? तो भाई मैं क्या हूँ भाई? तो मैं गरीब प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस एग्जाम्पल लेते हैं। तुम मुझे बताना, अगर एक आदमी है जो बोल रहा है मैं गरीब हूँ, ठीक है, पे अटेंशन। एक आदमी है जो बोल रहा है कि भाई मैं गरीब हूँ। ठीक है? तो एग्जाम्पल लेते हैं, तीन तीन जो बेसिक नेसेसिटी होती है ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है? तो एग्जाम्पल लेते हैं, बोलता है कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, पर मेरे पास ना एक लैविश 3 BHK है। मुझे बताओ, किसी भी सूरत से सीरत से वो गरीब हुआ क्या? No. बताओ। नहीं ना। तुम समझ रहे हो? यहाँ पे एंड क्यों है? यू अंडरस्टूड दिस? वाई देर इज एंड, वाई देर इज एंड। ओके, क्यों? क्योंकि अगर तुम अगर बोल रहे हो कि भाई मैं गरीब हूँ, अगर मैं छोटा आदमी हूँ, तो ऐसे केस में यार मेरा कैपिटल, मेरा बोरोइंग, मेरा टर्नओवर तीनों कम होना चाहिए ना यार। अंडरस्टूड? मेरा तीनों एकदम छोटा, मेरा खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, और घर भी नहीं है। तब मान सकते हो तुम गरीब हो। तो सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हो, इसलिए यहाँ पे जो तीनों क्राइटेरिया है, मुझे बताना ये और है कि एंड है तीनों? And. एंड, समझे ना? कि आज मेरा कैपिटल, मतलब एग्जांपल लेते हैं ना, मेरा कैपिटल है 10,000 रुपए का, बोरोइंग है 50,000 रुपए का, और टर्नओवर मेरा 3-4 लाख का है, तो मुझे बताओ मैं गरीब प्राइवेट कंपनी में आऊंगा कि नहीं? Yes. आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरा कैपिटल 5,000 10,000 का है, मेरा बोरोइंग 50,000 का है, लेकिन भैया हमारा टर्नओवर तो 50 करोड़ का है, तुम कहाँ से गरीब हो भाई? तो तुम्हें लगता नहीं है कि ये बड़ी कंपनी हो जाएगी? और जब बड़ी कंपनी हो जाएगी तो तुम्हें लगता नहीं कि ऑडिटर को कारों के आंसर देने चाहिए? क्योंकि देखो, द मोर क्वेश्चन द ऑडिटर विल आंसर, द मोर ट्रांसपेरेंसी विल हैपन एंड द मोर शेयर होल्डर्स विल कम टू नो अबाउट द कंपनी। समझ रहे हो लॉजिक? समझा कि इसको गरीब प्राइवेट वालों को क्यों हटा दिया? Yes. मेरा फंडा। सर क्या इन तीनों के बाद ही आदमी कंपनी गरीब प्राइवेट कंपनी बन जाती है? नहीं ना। और दो क्राइटेरिया ध्यान सुनना। ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए और नीचे कोई पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब होल्डिंग में कोई पब्लिक नहीं होनी चाहिए और सब्सिडरी में कोई पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट के दो क्राइटेरिया है। शुड नॉट बी द होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी एंड शुड नॉट बी सब्सिडरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी। मतलब ना ऊपर पब्लिक ना नीचे पब्लिक। तब भाई हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें गरीब प्राइवेट कंपनी, और हमें भाई हमारे उस सर पे कारो 2020 की तलवार नहीं लटक रही। मतलब कंपनी के सर पे नहीं, कंपनी के ऑडिटर को कारो 2020 के क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं है। समझ में आया बच्चों? बताओ। Yes. फंडा पूरा क्लियर हुआ? क्या ना आस्क यू सम क्वेश्चन ना? कोई क्वेश्चन पूछूं मैं? Yes. Yes. ठीक है। चलो मैं एक बार पूरा रिकैप कराता हूँ ना, विदाउट द इमेज, विदाउट द इमेज रिकैप कराने की ट्राई कराता हूँ। ठीक है? पहला फंडा, पहला फंडा हम देख रहे हैं कारो 2020। कारो 2020 में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक है भैया एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, और दूसरा है भैया क्लॉजेस ऑफ कारो। ठीक है? क्लॉज ऑफ कारो मेजरली तुम्हें रट्टा मारने हैं, ठीक है, इट याद करने हैं सारे के सारे। तो वो अगर आ गया तो तुमने, अगर वो क्लॉज रट्टा मार के नहीं गए हो, पढ़ के नहीं गए हो, तो तुम लिख नहीं पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा नसीब अच्छा होगा अगर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आ गया तो, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी इतनी ईजी है। ठीक है? अभी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर पहले खत्म करते हैं, क्योंकि हो भी गया, खत्म हो चुका है। कारो किस किस पे अप्लाई होता है? सबसे पहली बात तो, कारो 2020 जो है वो वो जिन कंपनीज पे अप्लाई होगा, उन वो कंपनी अगर एक सब्सिडरी है तो एसएफएस बनाएगी और ऑडिटर को 20 क्लॉज का आंसर देना है। अगर होल्डिंग कंपनी पे कारो अप्लाई हो रहा है तो होल्डिंग कंपनी दो सेट ऑफ फाइनेंशियल बनाएगी, सीएफएस एसएफएस। तो ऑडिटर को एसएफएस पे 20 का आंसर देना और सीएफएस पे 1 का आंसर देना। नेक्स्ट,
इसके बाद हाँ बाय द वे याद है ना भाई, एसएफएस का ऑडिट रिपोर्ट अलग बनता है, सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट अलग बनता है। तो 20 क्लॉजेस वहां अटैच होंगे, 20 क्लॉज का आंसर उधर अटैच होगा और एक क्लॉज का आंसर सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट पर अटैच होगा, याद है ना? मैंने क्लास में सिखाया था, सीएफएस का ऑडिट रिपोर्ट अलग बनता है, एसएफएस का ऑडिट रिपोर्ट अलग बनता है। अब तक कोई डाउट समझ में? No, No, sir. sir. ओके, नाउ आफ्टर वी आर डन विद दिस, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि एप्लीकेबिलिटी सब पे अप्लाई होता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी कारो अप्लाई होता है, जो फॉरेन कंपनी एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, जो इंडिया में कोई बिजनेस कर रही है उनके ऊपर भी कारो अप्लाई होता है। अब किस पे अप्लाई नहीं होता है? जो नेगेटिव लिस्ट में है। तो नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन है भाई? बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, इन पे तो लगता नहीं है, और गरीब प्राइवेट कंपनी में नहीं लगता। अब गरीब प्राइवेट कंपनी बनने के लिए पांच पांच चीजें, ठीक है? तुम्हें आंसर मैं कैसे याद कैसे रखो गरीब प्राइवेट कंपनी को? सिंपल है कि वर्ड याद रखो, 1110। क्या याद रखना है? नंबर 1110, ठीक है? पहला है 1 करोड़, दूसरा है 1 करोड़, तीसरा है 10 करोड़। समझे? क्या याद रहेगा? नंबर 1110। ओके, पहले 1 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़। 1 करोड़ का क्या भाई? कैपिटल रिजर्व। 1 करोड़ का क्या भाई? बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड 10 करोड़ का क्या है भाई? टर्नओवर इंक्लूडिंग टर्नओवर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। तो जो मैंने साल भर में कोई डिसकंटिन्यू की ऑपरेशन, उनका भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा है, वो भी काउंट करो। ठीक है, ये होना चाहिए मैक्सिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। तो देयर इज अ चांस कि हम गरीब है, अगर मेरी होल्ड ऊपर कोई पब्लिक नहीं है और मेरे नीचे कोई पब्लिक नहीं है, तो तब जाके हम गरीब प्राइवेट कंपनी बन जाएंगे। ठीक है, ये देखना पड़ता है 31 मार्च पे, ये 31 मार्च पे ये होता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, Any time of the एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर। बोलो, जो क्लियर होगा फंडा? Sir, yes, turnover sir. will be for the whole year, no? टर्नो तो बेटा काउंटिंग में तो 31 मार्च को ही करूंगा ना काउंट, पूरे साल का ही, नॉट ऑन लास्ट डे ओनली। पूरे साल का टर्नो, Okay. बट टर्नो की हाँ, काउंटिंग टोटल तो 31 मार्च को लिया जाएगा ना। yes. चलो, अभी तुम लोग मुझे आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग कारो 2016 पढ़ रहे हैं कि 2020? 2020. 2020. कितने क्लॉजेस हैं? 21 plus 21. 21। 24. 24 नहीं भाई, 21। ओके, हाँ ये मतलब मैं बोल रहा था 24 SFS and 1 for CFS. हाँ, अच्छा 20 फॉर एस एफ एस एंड 21st कौन सा वो क्लॉज सी एफ एस में लगता है? 21st. 21st. सी एफ एस की और एस एफ एस की ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग बनती है कि सेम होती है? Hello. अलग. अलग अलग। 20 क्लॉज। कारो को मैं क्या बुलाता हूँ? व्हाट इज कारो फॉर मी? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, बराबर ना? व्हाट इज कारो फॉर मी? क्वेश्चन आंसर, ठीक है? ये क्वेश्चन बच्चों कहने से गवर्नमेंट ने पूछे ना, जो ऑडिटर को देने हैं, बराबर है? नेक्स्ट, मुझे बताओ, कारो सब पे फॉरेन कंपनी में कारो लगता है क्या? Yes. ओके, स्मॉल कंपनी पे? नहीं. No. बैंकिंग पे? No. अह, फिर इंश्योरेंस कंपनी पे? No. 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 अब a public company with a capital of 10,000 लगेगा. लगेगा पक्का? Yes. क्यों? हाँ, public company. Public company. लेकिन प्राइवेट कंपनी विद अ कैपिटल ऑफ 10,000, बोरोइंग्स ऑफ 50,000 एंड टर्नओवर ऑफ 2 करोड़। लगेगा। नहीं Turn नहीं। बोला? एंड ऊपर सर वो नेक्स्ट दो कंडीशंस बोलना पड़ेगा आपको. हाँ, तो होल्डिंग पब्लिक नहीं है, सब्सिडरी पब्लिक नहीं है, हाँ तो तो नहीं नहीं लगेगा. लगेगा। नहीं लगेगा, बराबर है? क्यों? अरे पहला 1 करोड़ के अंदर है, दूसरा 1 करोड़ के अंदर है, तीसरा 10 करोड़ के अंदर था, और ऊपर नीचे कोई पब्लिक नहीं है। गरीब प्राइवेट. समझ में आया? यस. यस. क्लियर है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो पूरा फंडा समझ में आ गया? हाँ. यस. ओके, वेरी गुड। ठीक है, एक काम करो भाई, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, जैसे मैं रुक जाओ, मैं हट जाता हूँ, 1 मिनट। डन। 1 मिनट 1 मिनट, ये ले लो ना। अब दिख रहा है बराबर से? ये हटा देता हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ, वो 1110 याद रखना, 1110। हाँ बच्चों, ले लिया? यस सर.
ओके, वेरी गुड।